1914 से 2026 आ गया, लेकिन भारत के ज्यादातर लोग उस कहानी से आज भी अनजान हैं जिसने पूरे एशिया की राजनीति बदल दी। एक ऐसा दौर जब हिमालय की चोटियों से युद्ध नहीं बल्कि व्यापार गुजरता था, जब भारत और चीन के बीच बंदूकें नहीं बल्कि बुद्ध के विचार सफर करते थे। फिर इतिहास ने करवट ली, दोस्ती की जगह अविश्वास ने ले ली। सीमाओं पर विवाद शुरू हो गए और इस कहानी में एक नया किरदार आ गया। नाम था पाकिस्तान। आज भारत के सामने सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं बल्कि एक ऐसा रणनीतिक समीकरण खड़ा है जिसमें उत्तर में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत, चीन और पाकिस्तान के रिश्तों की यह जटिल कहानी शुरू कैसे हुई? कैसे दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच बना एक सांस्कृतिक पुल दुनिया के सबसे संवेदनशील सैन्य क्षेत्रों में बदल गया? और कैसे चीन पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों ने भारत के लिए नई चुनौतियां पैदा कर दी? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें 100 साल से भी ज्यादा पीछे जाना होगा, उस समय में जब हिमालय सीमाओं को नहीं बल्कि सभ्यताओं को जोड़ने का प्रतीक हुआ करता था। आज जहां हिमालय के ऊपर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने खड़े हैं, वहीं कभी यही पहाड़ दो सभ्यताओं को जोड़ने का रास्ता हुआ करते थे। एक समय था जब इन रास्तों से तलवारें नहीं बल्कि विचार चलते थे, व्यापार होता था, बौद्ध भिक्षु यात्रा करते थे और ज्ञान का आदान प्रदान होता था। कहानी बेहद दिलचस्प है, इसलिए इसे थोड़ा गौर से सुनिएगा। भारत का नालंदा विश्वविद्यालय, जो आज बिहार के राजगीर में स्थित है, और चीन का चांगान यानी आज का शीयान, उस समय ज्ञान के दो सबसे बड़े केंद्र हुआ करते थे। चीन से फैक्जियान और शुआंगजांग जैसे यात्री हजारों किलोमीटर की यात्रा करके भारत आए ताकि वे बुद्ध के विचारों को समझ सके और उन्हें अपने साथ ले जा सके। बौद्ध धर्म दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा सांस्कृतिक पुल बन गया था। सिर्फ धर्म ही नहीं, व्यापार भी खूब होता था। सिल्क रोड और टी हॉर्स रोड के जरिए रेशम, मसाले, चाय और दूसरी वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। समुद्री मार्गों से दक्षिण भारत और चीन के बीच काफी मजबूत व्यापारिक संबंध थे। उस दौर में भारत और चीन सिर्फ पड़ोसी नहीं थे बल्कि एक दूसरे की सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्था और विचारों को प्रभावित करने वाली दो महान सभ्यताएं थी। लेकिन समय बदला। जो हिमालय कभी नालंदा और चांगान को जोड़ता था, वही आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC बन चुका है। भारत और चीन के बीच लगभग 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। हालांकि चीन इसकी लंबाई को अलग तरीके से देखता है और यही अलग अलग धारणा आज भी सीमा विवाद की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। जो रास्ते कभी ज्ञान का मार्ग थे, वे अब संघर्ष और सैन्य टकराव के प्रतीक बन चुके हैं। जहां कभी बौद्ध ग्रंथ लेकर यात्री चलते थे, आज वहीं इस बात पर विवाद होता है कि कौन सी जमीन किसकी है। बौद्ध धर्म, जो कभी दोनों देशों के बीच दोस्ती की पहचान था, आज तिब्बत और दलाई लामा के मुद्दे के कारण एक संवेदनशील राजनीतिक विषय बन चुका है। साझा विचारधाराओं की जगह अब राष्ट्रीय हितों और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा ने ले ली। अब इस विवाद की जड़ें हैं, उन्हें समझने के लिए हमें 1914 में जाना है। उस समय में भारत पर ब्रिटिश राज था। ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधि शिमला में एक सम्मेलन में बैठे, जिसे आज शिमला कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। इसी सम्मेलन में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन ने एक सीमा रेखा प्रस्तावित की, जिसे बाद में मैकमोहन लाइन कहा गया। ब्रिटिश भारत और तिब्बत ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन चीन ने इसे कभी नहीं माना। चीन का तर्क था कि तिब्बत को किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार ही नहीं था। यहीं से एक ऐसा सीमा विवाद शुरू हुआ जो आज तक पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाया। 1947 में भारत आजाद हुआ और 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। भारत उन शुरुआती गैर समाजवादी देशों में शामिल था जिसने नई चीनी सरकार को मान्यता दी। 1950 में दोनों देशों के बीच आधिकारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए। उस समय ऐसा लग रहा था कि एशिया की दो सबसे पुरानी सभ्यताएं एक बार फिर मिलकर इतिहास रचने जा रही हैं। इसी सोच के साथ 1954 में पंचशील समझौता हुआ। इसमें संप्रभुता का सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता, सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जैसे 5 सिद्धांत तय किए गए। पूरे देश में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे गूंजने लगे। लोगों को विश्वास था कि
सदियों पुराना सांस्कृतिक रिश्ता अब आधुनिक कूटनीति के जरिए और मजबूत होगा। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। 1959 में चीन के नए आधिकारिक नक्शे सामने आए, जिनमें अक्साई चीन और NEFA यानी आज का अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा दिखाए गए। भारत ने इसका विरोध किया, लेकिन चीन ने अंग्रेजों के समय बनी सीमाओं को मानने से इनकार कर दिया। उसी वर्ष तिब्बत में विद्रोह हुआ और दलाई लामा भारत आ गए। भारत ने उन्हें शरण दी, जिसे भारत ने मानवीय कदम बताया, लेकिन चीन ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा। यहीं से दोनों देशों के बीच विश्वास की खाई और गहरी हो गई। 1962 में वो युद्ध हुआ जिसने दोनों देशों के रिश्तों को दशकों पीछे धकेल दिया। लड़ाई अक्साई चीन और पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र में हुई। युद्ध कुछ ही हफ्तों तक चला, लेकिन उसका असर आज तक महसूस किया जाता है। युद्ध के बाद चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की, लेकिन अक्साई चीन उसके नियंत्रण में बना रहा और अरुणाचल प्रदेश पर उसका दबाव आज भी जारी है। 1962 का युद्ध सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि दोनों देशों के बीच भरोसे के टूटने की सबसे बड़ी घटना बन गया। लेकिन युद्ध के बाद भी दोनों देशों ने यह समझ लिया कि अगर सीमा पर लगातार सैन्य टकराव होता रहा तो इसका नुकसान दोनों को होगा। इसीलिए कई दशकों तक बातचीत का सिलसिला जारी रहा। सबसे बड़ा कदम 1993 में उठाया गया, जब भारत और चीन के बीच बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते में दोनों देशों ने माना कि जब तक सीमा विवाद का अंतिम समाधान नहीं निकलता, तब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर शांति बनाए रखी जाएगी। अब इसके बाद 1996 में दोनों देशों ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एग्रीमेंट किया। इसके तहत तय हुआ कि LAC के पास भारी हथियारों की तैनाती सीमित रहेगी। बड़े सैन्य अभ्यासों की जानकारी पहले से ही दी जाएगी और सबसे अहम बात, सीमा पर गोली नहीं चलाई जाएगी। यही वजह रही कि करीब 45 साल तक भारत और चीन के बीच सीमा पर एक भी गोली नहीं चली। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि तनाव खत्म हो गया था। सैनिक कई बार आमने सामने आए, धक्का मुक्की हुई, लेकिन दोनों देश गोली चलाने से बचते रहे। इसके बाद 2005 और 2013 में भी सीमा पर भरोसा बढ़ने लगा, लेकिन असली सीमा विवाद कभी खत्म नहीं हो पाया। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1962 के बाद भारत के सामने एक और चुनौती उभरने लगी। पाकिस्तान धीरे धीरे चीन का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार बनता जा रहा था। पाकिस्तान पहले से ही कश्मीर को लेकर भारत के साथ संघर्ष में था और चीन के साथ उसके हित कई मामलों में एक जैसे होने लगे। दोनों देशों के लिए भारत एक साझा रणनीतिक चुनौती के रूप में देखा जाने लगा। 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा समझौता हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी का एक हिस्सा चीन को सौंप दिया। भारत आज भी इस समझौते को अवैध मानता है, क्योंकि वो पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करता है। इसी घटना के बाद चीन और पाकिस्तान की दोस्ती एक साधारण कूटनीतिक रिश्ते से आगे बढ़कर रणनीतिक साझेदारी में बदलने लगी। आने वाले दशकों में दोनों देशों के बीच सैन्य और तकनीकी सहयोग बढ़ता गया। आज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC, जिसकी अनुमानित लागत करीब $62 अरब मानी जाती है, इस रणनीतिक साझेदारी की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। यही परियोजना ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ती है। भारत इसका विरोध करता है क्योंकि इसका एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, जो कि है भी। रणनीतिक विशेषज्ञ अक्सर भारत के सामने मौजूद 2 फ्रंट लाइन चैलेंज की बात करते हैं, यानी पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में चीन। हालांकि दोनों देशों के अपने अपने हित हैं और वो हर मुद्दे पर एक मत नहीं होते, लेकिन
उनका सहयोग भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा और कूटनीतिक चुनौती माना जाता है। जिस हिमालय ने कभी भारत और चीन को ज्ञान और संस्कृति के धागे से जोड़ा था, वही आज भारत को दो पड़ोसी देशों के साथ जटिल रणनीतिक समीकरणों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। फिर भी दोनों देशों ने रिश्तों को पूरी तरह खत्म नहीं होने दिया। 1976 में राजदूत स्तर के संबंध बहाल हुए और 1988 में राजीव गांधी की चीन यात्रा के साथ बातचीत का नया दौर शुरू हुआ। कई समझौते हुए ताकि सीमा पर शांति बनी रहे, लेकिन असली समस्या कभी हल ही नहीं हो पाई। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर दोनों देशों की समझ आज भी अलग अलग है। भारत जिस जगह को अपनी सीमा मानता है, चीन कई बार उसे अलग तरीके से देखता है। यही वजह है कि हिमालय, जो कभी ज्ञान और व्यापार का मार्ग था, आज दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में बदल चुका है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 1962 के बाद भी सीमा पर कई बार ऐसे हालात बने जब लगा कि दोनों देशों को फिर से आमने सामने आना पड़ सकता है। 1967 में सिक्किम के नाथुला और चोला में दोनों देशों के सैनिकों के बीच भीषण गोलीबारी हुई। इसे 1962 के बाद पहली बड़ी सैन्य भिड़ंत माना जाता है, जिसमें भारत ने मजबूती से जवाब दिया। 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तुलंगला में भारतीय गश्ती दल पर हमला हुआ, जिसमें 4 भारतीय जवान शहीद हो गए। इसके बाद कई दशकों तक सीमा पर गोली नहीं चली। 1986 से 87 में सुमदोरोंग चू संकट के दौरान दोनों देशों ने भारी संख्या में सैनिक तैनात कर दिए। हालात युद्ध जैसे बन गए थे, लेकिन बातचीत के जरिए मामला शांत हुआ। इसके बाद भी तनाव खत्म नहीं हुआ। 2013 में देपसांग, 2014 में चुमार और 2017 में डोकलाम में दोनों देशों के सैनिक कई दिनों तक आमने सामने डटे रहे। खासकर डोकलाम का 73 दिन तक चला गतिरोध पूरी दुनिया की सुर्खियों में रहा। फिर आया साल 2020, गलवान घाटी। यही वो घटना थी जिसने दशकों पुराने भरोसे को एक बार फिर गहरा झटका दे दिया। 45 साल बाद पहली बार सीमा पर सैनिकों की जान गई। भारत के 20 जवान शहीद हुए और चीन ने भी अपने सैनिकों की मौत स्वीकार की। इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। गलवान संघर्ष के बाद भारत ने भी कई बड़े कदम उठाए। सैकड़ों चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। सीमा पर सड़क और सुरंग निर्माण की रफ्तार बढ़ाई गई। लद्दाख और अरुणाचल में सैन्य तैनाती मजबूत कर दी गई और चीन से आने वाले निवेश की निगरानी भी पहले से ज्यादा सख्त कर दी। 2022 से लेकर 2024 तक देपसांग, डेमचोक और दूसरे इलाकों में सैन्य तनाव बना रहा। हालांकि अक्टूबर 2024 में पेट्रोलिंग को लेकर एक नई व्यवस्था बनी, जिससे कुछ क्षेत्रों में हालात सामान्य करने की कोशिश जरूरी हुई, लेकिन सैन्य सतर्कता पहले की तरह बरकरार है।